जय हो। मैं राहुल मौर्य आपका जेआरएम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज साइंस सीरीज के पार्ट 2 में मैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं और आप लोग ध्यान से देखिएगा और मैं उसके जो जरूरी क्वेश्चन है सारे जरूरी हैं, मैं उनकी व्याख्या भी करता चलूंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान क्या होगा। विद्युत ऊर्जा का उपभोग मतलब कितना बिजली खर्च होगी। तो हमारे यहाँ जो बिजली खर्च होती है उसको यूनिट में मापा जाता है। यूनिट का मतलब होता है किलोवाट घंटा। अब कितना व्यय होगा, कितना विद्युत ऊर्जा खर्च होगी, इसका एक फार्मूला होता है ज्ञात करने के लिए। विद्युत व्यय क्या होगा? वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। कितने वाट? 100 वाट। कितने बल्ब है? 10। अगर एक बल्ब 100 वाट का है तो 10 बल्ब कितना होगा? 100 गुणे 10 यानी 100 गुणे 10। अब घंटा, कितने घंटा चल रहा है? 1 घंटा। दिन कितना है? प्रतिदिन। प्रति मतलब होता है 1, प्रति मतलब कितना होता है? 1 बटे 1000। 3 जीरो 3 जीरो कट गया, 1 का नाम 1 यानी 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। यानी जो विद्युत का खर्च होगा कितना होगा? 1 यूनिट होगा। यानी ऑप्शन आपका सही होगा ए। बात समझ में आ गई? दूसरा है, इसी से मिलता जुलता है, यदि 100 वाट का एक बल्ब, देखो बेटा, वाट सामर्थ्य का प्रतीक होता है। सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। सामर्थ्य मतलब शक्ति। तो 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा। आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। वाट, कितना वाट है? 100। एक बल्ब है 100 गुणे 1। कितने घंटे जल रहे हैं प्रतिदिन? 5 घंटे। अब यहां पर प्रतिदिन था, प्रति मतलब 1 लिखा गया था पिछले सवाल में। अब यहां पे दिन कितना हो गया है? 30 बटे 1000। अब काट दो, 3 जीरो 3 जीरो कट गया, 5 त्याई 15 यूनिट बिजली खर्च हो रही है। कितना खर्च हो रही है बिजली? 15 यूनिट बिजली खर्च हो रही है। अब कह रहा है कितना खर्च लगेगा रुपए में? 50 पैसे प्रति यूनिट पूछ रहा है। 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा। अब उत्तर दिया है रुपया में, पूछ रहा, वहां पे दिया है पैसे में और उत्तर दिया है रुपए में। तो एक जान लीजिए, 1 रुपए में कितना पैसे होते हैं? 100 पैसा। तो अगर हम पैसे में 100 से भाग दे दें तो आपका क्या हो जाएगा? आपका रुपए में बदल जाएगा। अब 1 यूनिट का जो खर्च दिया है, 1 यूनिट खर्च कितना दिया है? 50 पैसे। तो 15 यूनिट का कितना हो जाएगा? 50 बटे 50 गुणे 15। अब देखिए 1 यूनिट का 50 पैसे, 15 यूनिट का 50 गुणे 15। अब देखिए ये पैसे में है तो रुपए में बदलने के लिए क्या करोगे? 100 से भाग दे दोगे। 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100। अब 2 से 15 भाग दे कितना आ जाएगा? 7.5 रुपए या 7.50 रुपए। बात सुना गई? एक बार फिर सुन लो। 1 यूनिट का खर्चा कितना है? 50 पैसे। अब 15 यूनिट क्या होगा? तो गुणा करा दोगे। जैसे क्या करते हैं, 1 कलम का दाम 3 रुपए है तो 5 कलम का दाम, तो 3 गुणे 5 करते हो, 3 पचे 15 रुपए। वैसे 1 यूनिट का 50 पैसे है खर्च, तो 15 यूनिट का कितना होगा? 50 गुणे 15। अब ये पैसे में है तो 100 से भाग दो, क्या हो जाएगा? रुपए बदल जाएगा। 50 दूनी 100, अब 15 बटे 2, 15 का आधा करो कितना होगा? 7.5 रुपए होगा ना, यानी 705 रुपए या 750 रुपए। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन सी है 750 रुपए। बात समझ में। अब तीसरा क्वेश्चन है, फारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री, तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये 2018 में टेट में भी पूछा गया है, कई बार रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा। इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वो फार्मूला ध्यान से सुनिएगा। वो फार्मूला है C/5 = F - 32/9। क्या है?
C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। अब क्या करना है, दिया है आपका फ़ारेनहाइट में, किसमें दिया है, फ़ारेनहाइट में, पूछ रहा है किसमें, सेल्सियस में पूछ रहा है। वैसे तो सबको पता ही होगा कि हमारे मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसका फ़ारेनहाइट में मान कितना होता है, 98.6 डिग्री होता है। अब देखो, अगर मान लो डिग्री सेल्सियस से हमको फ़ारेनहाइट में बदलना है, बात समझ रहे हो नहीं। अब यहां पे पूछा क्या है, फ़ारेनहाइट दिया है, सेल्सियस में पूछना है, मतलब फ़ारेनहाइट का मान दिया हुआ है, तो C/5 फ़ारेनहाइट मान दिया हुआ 98.6 ऋण 32/9, तो हो जाएगा C/5। अब देखो भाई यहां दशमलव अगर नहीं लगा है ना, तो दशमलव हर गिनती पीछे होता है, दशमलव लगा के आप जीरो लगा दीजिए। अब घटाओगे 6 में 0 के कितना हो, 6, 8 में 2 क्या हो जाए, कितना हो जाएगा आपका 6, और 9 में 3 कितना हो गया, 66.6/9। अब क्या हो जाएगा आपका, आप तीसरा गुणा कर दीजिए यहां पर, 5 छक 30, 5 छक 30 3 33, 5 छक 30 3 33/9। अब भाग दो, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, हासिल लगा 6। अब कितना हो जाएगा, 63, 69, 63, यानी आपका डिग्री सेल्सियस मान कितना आ गया, 37 डिग्री। बात एकदम समझ में आ गई होगी, बढ़िया समझ में आया ना। यानी आपका उत्तर की कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, 37 डिग्री सेल्सियस। अब अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम की खोज किसने की। क्या है क्वेश्चन, परमाणु बम की खोज किसने की। ऑप्शन दिया है ऑटो हान, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एडिसन, लॉर्ड रदरफोर्ड। आइंस्टाइन को आइंस्टीन भी बोलते हैं, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। परमाणु बम की खोज किसने की, तो आपका उत्तर है ऑटो हान ने। परमाणु बम की खोज किसने की थी, ऑटो हान ने किया था। और एक बात और जान लीजिए, जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर आधारित है आपका परमाणु बम, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है एक भारी नाभिक जब टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में वियोजित हो जाता है, तो वो जो प्रक्रिया जो होती है वो नाभिकीय विखंडन कहलाती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि परमाणु बम की खोज किसने की है, ऑटो हान ने किया हुआ है। अगर कभी कोई प्रश्न पूछ लिया कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, जैसे परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्सरे का शोधक था, एक्सरे का शोधक था। ऑप्शन दिया आइंस्टीन, W.H. ब्रेच, रोएंटजन, हेनरी बेकुरल। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सरे का शोधक जो था वो थे रोएंटजन जी। कौन थे, रोएंटजन थे। एक यहाँ पे साथ में डी ऑप्शन लगा हुआ है, हेनरी बेकुरल। इनसे भी जुड़ा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हेनरी बेकुरल पूछता ऐसे है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की। तो बेटा ध्यान देना, रेडियो एक्टिवता की जो खोज है वो हेनरी बेकुरल ने किया था। किसने किया था, हेनरी बेकुरल ने किया था। अब यहां पर आपके मन में उठ रहा होगा, गुरुदेव रेडियो एक्टिवता क्या है, या रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या है। तो ध्यान सुनिएगा, ऐसे पदार्थ जिसमें से अपने आप ही यानी स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित हो, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें स्वतः ही यानी अपने आप ही विकिरण का उत्सर्जन होता हो, ऐसे पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थ का यही गुण रेडियो एक्टिवता कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिवता कहलाता है, जिसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। ध्यान रहेगा ना। अब मन में होता है कौन से पदार्थ हैं जो स्वतः ही विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, तो बेटा यूरेनियम है, थोरियम है, ये सब जो है आपके पोलोनियम हुए, ये सब जो 84 परमाणु क्रमांक 84 से लेकर 92 तक के दो तत्व हैं। आपकी आवर्त सारणी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, परमाणु क्रमांक 84 से लेकर 92 तक के जो तत्व है ना, वो प्रकृति में पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ है। कुछ कृत्रिम भी है, आप लोग कोबाल्ट का नाम सुना होगा, तो उसके जो आपके समस्थानिक है कोबाल्ट के, वो कृत्रिम है। लेकिन यहाँ पर परमाणु क्रमांक 84 से लेकर 92 तक के जो है आपके नेचुरल आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, बायल के नियम का सूत्र है। किसके नियम का, बायल के नियम का सूत्र है।
क्या लिखा है, v प्रोपोर्शनल 2 अपॉन p, v प्रोपोर्शनल 1 अपॉन v स्क्वायर, अगर दिया v प्रोपोर्शनल p अपॉन 5 या v प्रोपोर्शनल 1 अपॉन p। अब देखो यहाँ पर आपका जो बायल के नियम का सही सूत्र है वो आपका है ये v प्रोपोर्शनल 1 अपॉन p। तो इनकी परिभाषा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का जो आयतन होता है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है आपका बायल का नियम। अगर कभी बात पूछ लेता है कि चार्ल्स का नियम क्या है या चार्ल्स का फार्मूला क्या है, तो जो चार्ल्स का नियम है वो आपका होता है v प्रोपोर्शनल t। क्या होता है, v प्रोपोर्शनल t। अब बात समझ में आ गई, ये चार्ल्स का नियम है। तो वहां पर जो होता है दाब स्थिर होता है, यानी स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। बात सुना है, ये चार्ल्स का नियम है। किसी यानी स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा। अब देखो 75 सेंटीमीटर तक नहीं दिखाई देता, उसके बाद दिखाई देता है। एक देखो बेटा, इसके मैं जो बताने वाला हूं उसके नाम पर मत जाइए, मैं हमेशा कहता भी हूं कि नाम पे मत जाइए। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके बाद दिखाई देता है। मतलब नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु दिखाई देती है। अब आपके मन में होगा गुरुजी नजदीक की नहीं दिखाई देती मतलब निकट दृष्टि दोष होगा। नहीं बेटा, निकट दृष्टि दोष आपको अगर निकट की नहीं दिखाई देती तो आपके अंदर दूर दृष्टि दोष है। इसलिए मैंने बोला भाई नाम पे मत जाइयो। निकट की नहीं दिखाई देती मतलब दूर दृष्टि दोष है, और जब दूर की नहीं दिखाई देती तो निकट दृष्टि दोष है। बात समझिएगा, यानी जब मनुष्य की आंख से जब नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती और दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो मनुष्य के नेत्र में आपका नजदीक नहीं दिखाई दे रही है मतलब दूर दृष्टि दोष है, और जब दूर की नहीं दिखाई दे रही है नजदीक की दिखाई दे रही है तो निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष को चिकित्सकीय भाषा में यानी डॉक्टरी भाषा में क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। अब एक प्रश्न हुआ इसके निवारण के लिए चश्मे में क्या लगता है, तो अवतल लेंस लगता है। क्या लगता है, अवतल लेंस। यानी निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में कौन सा लेंस लगता है, अवतल लेंस लगता है। और अगर नजदीक की नहीं दिखाई दे रही है यानी दूर की नहीं दिखाई दे रही है, नजदीक की दिखाई दे रही है, ध्यान समझिएगा, मायोपिया में दूर की नहीं दिखाई देती निकट की दिखाई देती है, तो इसमें निकट दृष्टि दोष हुआ। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, मतलब दूर की दिखाई देती है नजदीक की नहीं दिखाई देती। हाइपरमेट्रोपिया का हिंदी क्या होता है, दूर दृष्टि दोष, मतलब दूर की दिखाई देती है नजदीक की नहीं दिखाई देती है। नाम पे मत जाना बेटा, ठीक है। तो यहां पर नजदीक की नहीं दिखाई देती, 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई देती, मतलब नजदीक नहीं दिखाई देती, दूर की दिखाई देती है, मतलब कौन सा दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। अर्थात आपका उत्तर कौन होगा, हाइपरमेट्रोपिया। अब एक चीज आपका आबिंदुकता, क्या है, आबिंदुकता। उत्तर आपका बेटा बी सही है, बी सही है। अब आबिंदुकता जिसको हम लोग दृष्टि वैषम्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि वैषम्य, मतलब इसमें क्षैतिज, जैसे आप ऐसे सीधे खड़े हो तो सामने की वस्तु दिखाई देगी एकदम सीधे स्ट्रेट वाली, इसके ऊपर की ना ऊर्ध्व की दिखाई देगी ना नीचे की दिखाई देगी। जब नेत्र में ऐसा दोष पाया जाता है तो उसको बोलते हैं आबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य। बात समझ में आ रही होगी। अब अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है, आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है क्यों। काफी बच्चों को पता भी होगा कि आकाश का रंग जो होता है वो प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई पड़ता है। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई पड़ता है। अगर आप कहोगे गुरुजी प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, प्रकीर्णन मतलब होता है फैलाव, ठीक है। जैसे जब सूर्य से प्रकाश आता है तो वायुमंडल में धूल कण मिट्टी जलवाष्प होते हैं, वो क्या करते हैं, सारे रंगों को अवशोषित कर लेते हैं, केवल नीले रंग को ही फैलाते हैं। किस रंग को फैलाते हैं, नीले रंग को फैलाते हैं, इसीलिए हमें आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। अब इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन और हम कहते रहे हैं।
अगर जैसे आप इस वायुमंडल को ऊपर चले जाएं तो आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ेगा? तो बेटा ध्यान देना, आकाश का रंग तब काला दिखाई पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, और ध्यान दीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि हमारे लोगों का मनोबल बढ़े और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकें। जय हिंद।